Hello everyone, welcome you all to Economics Fundamentals. Our ongoing topic is environment and sustainable development, under which what we have done so far, we have completed the features, the functions of environment, the effects of economic development over environment in the first class, and in the second class we have done the India's state of environment. And now this is the third and the last class of this topic and what is called as the sustainable development. So आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर. ये इस टॉपिक पर, इस यूनिट पर हमारी तीसरी क्लास है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? बहुत समय तक जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहा उसे एनवायरमेंटलिस्ट, हमारे प्लानर्स या इकोनॉमिस्ट सस्टेनेबल नहीं मानते रहे. और धीरे धीरे क्यों इसको सस्टेनेबल नहीं माना गया? क्योंकि ये डेवलपमेंट कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए थ्रेटनिंग पैदा कर रहा था इन द एंडोमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस. तो इस वजह से 1983 में यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव पर एक कमीशन की स्थापना की जाती है. पिछली क्लास में भी मैंने आपको थोड़ा बताया था, जिसे वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट कहा गया. बाद में इसका नाम, क्योंकि इसके चेयरपर्सन ग्रो हार्लेम ब्रंटलैंड थे, जो कि नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे. उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज साइंस में और नेचर में होने की वजह से उन्हें इस कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया. उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को ब्रंटलैंड कमीशन कहा जाता है. और सस्टेनेबल की सबसे वाइडली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन इसी कमीशन ने दी, जो 1987 में 83 में इसको फॉर्म किया गया. 87 अक्टूबर में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और दिसंबर 87 में ये डिसॉल्व हो गया. तो इसकी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट is a development which fulfills the needs of the present generation without impairing or reducing the ability of future generation to fulfill their own needs, which I have written over here. The sustainable development is development. The sustainable development is development that meets the needs of the present generation without impairing or reducing the ability of future generations to fulfill or to meet their own needs. Brundtland Commission 1987. Okay. So इसका जो पुराना नाम है या इसे और हम क्या कहते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्ल्ड कमीशन ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ओके. इसने एक ब्रॉडर कंसर्न रेस किया कि ये जो एनवायरनमेंट है हमारा डिटेरियोरेट हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है. क्यों डिप्लीट हो रहा है? इसके मेन 2 और 3 रीजंस थे. आप देखिए, लैंड हमारी डिग्रेड हो रही है. क्यों? क्योंकि हम उसमें डाइवर्स क्रॉपिंग पैटर्न अपना रहे हैं, जिससे जो सॉइल फर्टिलिटी है वो लॉस हो जा रही है. फिर हम उसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया में आया, उसकी वजह से भी हमारी जो कंटेमिनेटेड हो रहा है, ग्राउंड वाटर कंटेमिनेट हो रहा है, सॉइल भी अपनी लॉन्ग टर्म में फर्टिलिटी खो दे रही है, तो उसमें केमिकल्स का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है. इसके बाद आपका एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, तो ये इसकी कहीं ना कहीं जो क्वांटिटी है वो कम कर दे रहा है, जिससे कहीं ना कहीं जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स है वो कंप्रोमाइज हो रही है. तो एक्सेसिव एक्सट्रैक्शन हो चाहे एक्सेसिव माइनिंग हो, जो चाहे कोल की हो, आयरन की हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो और दूसरे मेटल्स हों तो या मिनरल्स हों, तो इससे उनके जो भंडार हैं वो कम होते जा रहे हैं. और एज वी नो दैट द फॉसिल्स आर द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है,
जो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए थ्रेट पैदा किया। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि आप दोनों का की क्वालिटी ऑफ लाइफ को एड ऑन करेंगे, प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन, विदाउट थ्रेटनिंग द इंडोमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो इसीलिए अब अगर हम इसकी बात करें कि इसकी फीचर्स क्या हैं, सो फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज आई हैव रिटन ओवर हियर, द फर्स्ट फीचर इज सस्टेन्ड राइज इन रियल per capita income and welfare. We can say also welfare and welfare. Okay. So sustained rise, real per capita income में we know that real indicator is the better indicator as compared to nominal indicator. This we have discussed in while we were dealing the first unit measurement of national income and related aggregates. तो रियल पर कैपिटा इनकम में एक सस्टेन्ड राइज हो और वेलफेयर में दोनों चीजें साथ होनी चाहिए, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कभी नहीं कहता कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज और वी आर डीलिमिटिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, नो नॉट एट ऑल, बट इट सेज दैट वी हैव टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज rationally. So we have to use optimum that should maximize the output as well, but they should use rationally. Rationally use ho, judiciously use ho. Okay. The third one is ability of future generations to fulfill their needs not to be impaired. ये इसका सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि अगर हमने आज ही अपने क्रूड ऑयल के जो रिजर्व्स हैं उनको खत्म कर दिया, अगर हमने नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिटिव डेवलपमेंट ग्रोथ उसके चलते आज हमने उन सबको एग्जॉस्ट कर दिया, तो कैसे होगा। फिर हम हर कोई ये चाहता है कि जो कमिंग जनरेशन है उसे भी एक अच्छा कल मिले, वो भी इस संसार में फले और फूले। तो इसलिए जो फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड्स हैं दैट मस्ट नॉट बी इम्पेयर्ड, ओके, इम्पेयर्ड और रिड्यूस्ड। Then check on pollution. Yes, the pollution must be checked, as we know that due to over industrialization, over urbanization, जो migration भी इसके लिए एक बहुत बड़ा reason है। Most of the people from rural areas migrate to the urban areas in search of the better work, better wages. तो इसके लिए स्टेट को भी जो है अपनी प्लानिंग में जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट है उसे इंक्लूड करना चाहिए, वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल करानी चाहिए, जिससे जो माइग्रेशन है वो कम हो। माइग्रेशन कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन पे चेक लग जाएगा, जो हमारे पास वेहिकुलर जो पोल्यूशन बढ़ रहा है वो अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाएगा। तो पोल्यूशन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है और उसके चलते जो लाइफ है इट इज इन सीरियस डेंजर। सो आई थिंक यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, देन आई विल टेल यू व्हाट आर द वेरियस स्ट्रेटजीज फॉर अटेनिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So learners, there are various strategies. By adopting them we can be achieve the sustainable development. So sustainable development को attain करने के लिए हम कुछ strategies अपना सकते हैं जो यहाँ पर दी हैं। पहली है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। जो हमारी टेक्नोलॉजी हो वो इनपुट एफिशिएंट हो, जिससे जो आउटपुट है वो मैक्सिमाइज किया जा सके, आउटपुट मैक्सिमाइज हो और जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो, जिससे जो स्ट्रेस है एनवायरनमेंट का इनपुट का वो कम किया जा सके। दूसरा है यूज ऑफ एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमेशा हमें शिफ्ट करना चाहिए ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम यूज ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी इंस्टीड ऑफ यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल। अर्बन एरियाज में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, क्योंकि पोल्यूशन जो व्हीकुलर पोल्यूशन है वो वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे रूरल एरियाज में भी पीपल शुड बी डिस्करेज टू यूज डंग केक और फायरवुड्स।
उसकी जगह पर अभी जैसे मौजूदा सरकार भी जो सब्सिडाइज रेट्स पर एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड करा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो उज्ज्वला योजना चली है उसमें बहुत सारे सिलेंडर्स, गैस कनेक्शंस जो हैं लोगों को फ्री दिए गए हैं। तो ये तमाम सारी जो सुविधाएं हैं ये ज़रूरी है रूरल एरियाज में भी एज वेल एज अर्बन एरियाज में भी इनको इनकरेज करने के लिए। फिर तीसरा आपका है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे की थी कि स्टेट को अपनी प्लानिंग के अंदर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को इंक्लूड करना है और उसके लिए सिंसियर एफर्ट्स करने हैं। यदि ऐसा होगा तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल बी जनरेटेड इन द रूरल एरियाज इटसेल्फ, दैट विल कॉन्सिक्वेंटली चेक द माइग्रेशन विच इज गोइंग ऑन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। और उसकी वजह से अर्बन एरियाज पे जो है वो पोल्यूशन का बोझ बढ़ रहा है, वहाँ जो व्हीकल्स हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ रही है, वो किसी तरह से चेक की जा सकती है। फिर आप देखेंगे कि कन्वर्ट सनलाइट इनटू एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सोलर एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सनलाइट, क्योंकि इंडिया की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से हमारे पास वी हैव एबंडेंस ऑफ सनलाइट एंड सनलाइट इज फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द नेचर एज वेल एज नॉन एग्जॉस्टिबल। नॉन एग्जॉस्टिबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो सनलाइट को हम सोलर एनर्जी में कन्वर्ट करें और बाय द यूजिंग ऑफ photovoltaic technology we can convert it into electricity. Now by converting sunlight into the electricity is not a distant dream, but only the need is that to promote its innovatively. Okay, यहाँ पर जैसे उत्तराखंड के अंदर इस पे हैवी सब्सिडी भी दी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी देती है, इसलिए यहाँ पर काफी यूज हो रहा है इसका सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस तरीके से सरकार को भी इसे प्रमोट करना है और वी एज ए इंडिविजुअल हमें इसकी तरफ शिफ्ट होना है। शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए अब जो है पहले हम प्लांट हेल्थ की बात करते हैं, नाउ इट्स टाइम टू मूव फ्रॉम प्लांट हेल्थ टुवर्ड्स द सॉइल हेल्थ। फिर से हमें जो है वही पुराने जो ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी थी हमारी फार्मिंग की उसकी तरफ लौटने की जरूरत है, क्योंकि विद द एडवांसमेंट और विद द एडवेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन वी हैव शिफ्टेड आवरसेल्व्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल मेथडोलॉजी टुवर्ड्स द न्यू और मॉडर्न मेथडोलॉजी विच कंसिस्ट ample use of insecticides, pesticides, chemical fertilizers which are contaminated our soil, which are contaminated our groundwater as well. आज हम देखते हैं बहुत सारी नई नई बीमारियां आ गई हैं, इवन जो फिशेस हैं या मीट हैं या इस तरह की जो नॉन वेज जो फूड आइटम्स हैं, दे आर ऑल्सो कंटेमिनेटेड, वाटर बॉडीज आर कंटेमिनेटेड which are further led to the danger for aquatic life. So जरूरी है कि हमें जो है इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम जाएं जहां पर नेचुरल मैन्योर का यूज होता है और उसकी मदद से जो है जो फार्मिंग की जाती है। इसके बाद आपका है मैनेज द वेस्ट। ये वेस्ट की एक बहुत बड़ी समस्या है जो अभी मैं आपको बता रहा था, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो या हमारा हाउस होल्ड वेस्ट हो। हाउस होल्ड वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, तो ये इट शुड नॉट बी अलाउड टू लिटर हियर एंड देयर और डायरेक्टली फ्लोज इनटू द स्ट्रीम और द रिवर्स। तो उससे क्या होता है, ये उसको पोल्यूट कर देता है जो एक्वेटिक लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो वेस्ट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। हाउस होल्ड वेस्ट को भी कंपोस्ट किया जा सकता है, फिर उसको जो है जैसे इसके लिए गोबर गैस जो प्लांट है वो एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उसकी मदद से भी आप जो है वो आगे एनर्जी, उससे जो एनर्जी मिलती है उसे हम यूज कर सकते हैं फ्यूल की तरह, और फिर उसका जो बचा हुआ वेस्ट है वो हम एक अच्छे मैन्योर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। फिर आपका जो है स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंट्स, जो हमने यहाँ बताया कि हम वेस्ट को जो मैनेज नहीं कर पा रहे इंडस्ट्रियल वेस्ट को, तो इसके लिए हमें सख्त जो लॉज हैं उनको बनाने की जरूरत है। अब हमने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में बना लिया, बट इंडिया इज ए काइंड ऑफ लैंड
where there is a lack of enforcement of laws or enforcement of rules. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स लोग निकाल ही लेते हैं और यहाँ एनफोर्समेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, वी एज एन इंडिविजुअल वी हैव टू कमिट आवरसेल्व्स that we will take care of our environment, that our future generation will be prosper. Then awareness to conserve natural assets for intergenerational equity. देखिए वही पॉइंट आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरजनरेशनल इक्विटी की अगर हम बात करें तो माइक्रो लेवल पे हमारे अंदर बहुत ज्यादा है। हम एज एन इंडिविजुअल एक फैमिली में हम अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ संजो के रखते हैं, बहुत कुछ प्रिजर्व करके रखते हैं, ज्वेलरीज हो, मकान हो, जमीनें हो, बहुत सारी चीजें। तो वहां पर तो हम कई सारे नेचुरल एसेट्स भी हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए जो है बचा के रखते हैं कि ताकि उनको कुछ मिले। बट मैक्रो लेवल पे हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इग्नोरेंस है। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि कौन कूड़ा जो है वो तालाब में फेंक रहा है, कौन नदी किस तरीके से पोल्यूट हो रही है, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ तक कि लोग इतना तक करते हैं कि अपने घर में सफाई की और बराबर वाले के सामने कूड़ा इकट्ठा कर दिया। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये अवेयरनेस हमें इंडिविजुअली आनी बहुत जरूरी है। हालांकि कुछ प्रोग्राम्स इसके लिए चले, जैसे आप लोगों को पता होगा इसमें एक था चिपको मूवमेंट जो नॉर्थ इंडिया का पॉपुलर मूवमेंट है, और साउथ इंडिया में इसी की तरह एक मूवमेंट था अपिको मूवमेंट, ये साउथ इंडिया में चला। ये मूवमेंट किसके लिए चले थे? फॉर द फेलिंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ों को काटा जा रहा था या उनके गिरने के लिए दोनों मूवमेंट चलाए गए। लेकिन जरूरत है इस तरह के मूवमेंट की नेशनल लेवल पर अवेयरनेस जगाने की। लोगों में नेशनल लेवल पर अवेयरनेस जगेगी तभी कुछ हो पाएगा। आगे है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो हमेशा जो पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसे मोटिवेट किया जाए, एनकरेज किया जाए। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेट्रो रेल जो दिल्ली से शुरू हुई, फिर अभी बड़े शहरों में देखने को मिलती है। लेकिन जरूरत है कि इसी तरह का ट्रांसपोर्ट छोटे शहरों में भी किया जाए, सेमी अर्बन एरियाज, सब अर्बन एरियाज में जो है इसको शुरू किया जाए, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लोग यूज करेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रेशर है, जो वेहिकुलर पोल्यूशन बढ़ रहा है, स्पेशली एयर पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन, दैट विल बी चेक्ड। सो ये कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिन्हें अपना करके हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन ये कैसे होगा? क्या सरकार इसको कर पाएगी? सरकार ने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना दिया 1986 में, लेकिन लॉज बनाने से या पॉलिसी लगा देने से कुछ नहीं होगा। वी हैव टू अडॉप्ट दीज थिंग्स इंटरनली। हमें ये सिंसियरिटी के साथ अपनानी होंगी। हमें ये अहद करना होगा, ये निश्चय करना होगा कि व्हेन वी विल बी एज ए प्रोड्यूसर, वी विल यूज ओनली एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक in the process of production, and when we will be the consumer, we will use environment friendly goods and services only. तो जब इस तरीके से हम अपने आप को जागरूक बनाएंगे, अवेक होंगे, तभी जो हमारा ड्रीम है, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम नेचुरल रिसोर्सेज छोड़ें और हमारा जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल हो, रैशनल यूटिलाइजेशन हो नेचुरल रिसोर्सेज का, तभी वो पूरा हो सकता है। सो दिस इज व्हाट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।